न्यूरोमस्कुलर वीकनेस रिलेटेड टू क्रिटिकल इलनेस, इसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट एक्वायर्ड वीकनेस भी कहते हैं। ICU-AW, इंटेंसिव केयर यूनिट एक्वायर्ड वीकनेस। अब इसकी 3 टाइप्स हैं एंड द मोस्ट कॉमन टाइप इज क्रिटिकल इलनेस मायोपैथी। और ये मोस्ट कॉमन, ना सिर्फ मोस्ट कॉमन है बट ये अर्ली भी डेवलप होती है, ठीक है, विद इन डेज फॉलोइंग एडमिशन। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है लॉस ऑफ, सेलेक्टिव लॉस ऑफ मायोसिन। तो प्रोटीन्स का जो मसल प्रोटीन है इसमें मायोसिन है मेजरली, जिसका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है और सिंथेसिस कम हो रही है। किस वजह से हो सकती है? इन्फ्लामेशन, इमोबिलाइजेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डीनर्वेशन, उतना कुछ लिखा है लेकिन एक चीज़ बड़ा याद है, इसका वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विद योर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो अगर ज़्यादा शुगर होती है फॉर एग्जांपल, एंड सेकेंडली ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का यूज़, ये दो बहुत बड़े बड़े कॉजेज़ हैं। जो सेकेंड है वो क्रिटिकल इलनेस पोलीन्यूरोपैथी है, एंड इट इज़ इनवेरिएबली ऑलवेज रिलेटेड टू, इट कम्स एज अ फीचर ऑफ सीवियर सेप्सिस, और ये एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन सर्स की भी है। तो सीवियर सेप्सिस का एक बहुत मेजर रोल है इन क्रिटिकल इलनेस पोलीन्यूरोपैथी। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन क्रिटिकल इलनेस पोलीन्यूरोपैथी? वो है एक्सोनल डीजेनरेशन एंड इलेक्ट्रिकल इनएक्साइटेबिलिटी, यानी लॉस ऑफ एक्साइटेबिलिटी ड्यू टू सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। और ये क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि माइक्रो सर्कुलेटरी या माइक्रोवैस्कुलर इंजरी हो रही है डिस्टल नर्व्स की, जिसकी वजह से इस्कीमिया और अगेन वही एक्सोनल डीजेनरेशन हो रही है। सो रिमेंबर, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रिटिकल इलनेस पोलीन्यूरोपैथी। सेकेंड डिफरेंस इसका CIM से ये है, इट डेवलप्स ओवर वीक्स, वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, और CIM ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रही थी। ओके, सो यू सी द एसोसिएशन, यू सी द पैथोफिजियोलॉजी और मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल की डिफरेंसेस हैं इनके। एक और डिफरेंस ये है कि जो CIM है उसमें सिर्फ मोटर प्रॉब्लम्स होंगी, वर्सेस पोलीन्यूरोपैथी में मिक्स्ड में मोटर भी है और सेंसरी भी है, सेंसरोमोटरी। तो जो सेंसरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है वो CIM में नहीं होगी। जो तीसरी चीज़ है वो मिक्स डिसऑर्डर है, उनमें CIM भी होता है और CIP भी होता है, दोनों के फीचर्स होते हैं। सो मिक्स्ड या कंबाइंड मायोपैथी एंड पोलीन्यूरोपैथी। तो ज़्यादा शुगर होना, ज़्यादा लंबा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ होना, ज़्यादा लंबा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज़ करना, ये सारे CIM के रिस्क फैक्टर्स हैं। कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म हो, हायर इलनेस सिविरिटी इंडेक्स हो, ठीक है, वर्सेस सर्स, मॉड्स एंड सेप्सिस जो कि CIP की स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स होते हैं। हम और पढ़ लेते हैं इसमें और क्या लिखे हुए हैं। इंक्रीज एज हर चीज़ में आता है, एंड सिविरिटी ऑफ इलनेस, प्रेजेंस ऑफ सेप्सिस, बैक्टीरियमिया, मॉड्स, ये स्पेशली CIP का है, हाइपरग्लाइसीमिया जो कि CIM का है, यूज़ ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स CIM, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर CIM, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बेड रेस्ट एंड प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब जो CIM है उसमें जो मोस्ट कॉमन फीचर्स है उसमें कि फ्लैसेट क्वाड्रिपरेसिस है which affects proximal more than distal muscles, number one, and failure to wean from mechanical ventilation. अब जो फेशियल मसल की वीकनेस है वो भी क्योंकि सोमैटिक मसल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सेंसरी मसला नहीं होगा, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसले भी इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब सेंसरी सिस्टम का टेस्टिंग इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट इन ICU पेशेंट। अब अगर तो सेंसरी सिस्टम आप पेशेंट को चेक कर सकते हैं वेक करके और वो रिस्पॉन्सिव है और सेंसरी इज़ इंटैक्ट, तो फिर तो आपको पता लग गया ना ये CIM है। और अगर सेंसरी भी अफेक्टेड है तो फिर वो CIP है। लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंसेस, जो CIP है उसमें अगेन आपके लिम्ब मसल की वीकनेस और एट्रोफी वही एक तरह से क्वाड्रिपरेसिस है, टेंडन रिफ्लेक्सेस का लॉस भी है, बट लॉस ऑफ पेरिफेरल सेंसेशन टू लाइट टच एंड पिन प्रेक, तो आप उसको पेनफुल स्टिमुलस देते हो और वो ग्रीमेस नहीं बनाता फेस पे, दैट मीन्स कि इट इज़ CIP। और अगर वो ग्रीमेस बना रहा है तो लाइकली CIM है, ठीक है। दोनों केसेस में क्रेनियल नर्व्स यूजुअली इंटैक्ट होंगी। फेशियल क्रेनियल नर्व CIM में इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि फेशियल वीकनेस है, लेकिन आँखों वाली इन्वॉल्व नहीं हो रही होती।
लेकिन CIP में वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये एक मेजर प्रॉब्लम नहीं, मेजर चीज़ सेंसरी है जो कि CIP को CIM से डिफ्रेंशिएट करेगी। सो डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंशियल्स हो सकते हैं CNS के लीजन्स, राइट। सो जो सेंट्रल कॉजेज हैं, सेंट्रल लीजन है CNS के, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फार्क्शन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शियस एनकैफ्स हो सकते हैं। और रिमेंबर कि जो EEGs हैं वो हम इसलिए भी कराते हैं कि जो वायरल एनकैफ्स हैं उसके पैटर्न होते हैं खास। कोई एब्सेस ब्रेन में हो सकती है, सेंट्रल पोंटाइन माइलोनोलाइसिस हो सकती है, फिर क्या हो सकता है रेब्डोमाइलाइसिस हो सकती है, अगेन एक डिफरेंशियल में। फिर क्या हो सकता है, स्पाइनल कोड के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पोलियो हो सकता है, HIV हो सकता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकता है, स्पाइनल कोड की इन्फार्क्शन हो सकती है, वो एडम की वीज वाली, ठीक है। तो स्पाइनल कोड से आगे सोचो, और स्पाइनल कॉर्ड की कोई मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो सकती है, और सोचो आप इसके आगे निकल के व्हाट एल्स कैन हैपन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स लाइक क्या बड़े। तो अगेन कोई वेस्कुलाइटिस हो जो कि न्यूरोपैथी हो, कोई डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी हो, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की लाइक माइस्थीनिया। तो ये सारे इंटरमिगल, इनमें से कोई भी डिजीज़ हो तो आपने एक दूसरे का डिफरेंशियल बना लेना है, ओके। फिर एक खास टर्म होती है जिसको कहते हैं किचेक्टिक मायोपैथी, यानी किचेक्सिया। तो उसमें कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है पेशेंट का, तो उससे मायोपैथी डेवलप होती है, उसको कहते हैं किचेक्टिक। सो however way you pronounce it, I don't know, वो किचेक्सिया होता है। So what are the different investigations that you're going to perform? आपने हिस्ट्री से स्टार्ट करना है हमेशा, डायग्नोसिस हिस्ट्री कि ये कैसे डेवलप हुआ पेशेंट का, पहले कैसा था फंक्शनल स्टेटस और दिस एंड दैट, और इलेक्ट्रोलाइट भेजेंगे और सब कुछ। फिर आप एग्जामिनेशन करेंगे, और एग्जामिनेशन में स्पेशली, बाय द वे इलेक्ट्रोलाइट अभी नहीं भेजेंगे, अभी तो आप हिस्ट्री ले रहे थे। फिर एग्जामिनेशन में आप पावर देखोगे, मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट, और सेंसरी एग्जाम करोगे इफ पॉसिबल। तो पावर 0 का मतलब होता है नो पावर, 5 का मतलब होता है नॉर्मल पावर, 4 का मतलब होता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट हो रही है लेकिन नॉर्मल पावर नहीं है, 3 का मतलब होता है अगेंस्ट से रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं, सिर्फ अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट हो रही है, 2 का मतलब होता है सिर्फ विद ग्रेविटी मूवमेंट, अगेंस्ट ग्रेविटी भी नहीं हो रही, 1 का मतलब होता है सिर्फ फ्लिकरिंग है, 0 नो मूवमेंट। तो ये MRC सम स्कोर होता है, ये होता है मोटर पावर का। तो एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सेंसरी सिस्टम का एग्जामिनेशन। फिर यू कैन डू न्यूरो इमेजिंग, अगर आपको लगता है कोई CNS लीजन है, अगेन लेबॉर्ट्री में आपने से क्रेटिनिन काइनेज लेवल्स हमेशा देखने हैं, क्योंकि CIM में ज़्यादा होंगे, CIP में नहीं, क्योंकि वो न्यूरॉन का मसला है, नर्व का मसला। लेकिन CIM में मायोसिन का लॉस हो रहा है तो क्रेटिनिन काइनेज बढ़ेगा। आप लंबर पंक्चर से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस कर सकते हो अगर आप इन्फेक्शियस चीज़ें सोच रहे हो। और EEG वायरल एनकैप में स्पेशल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक EEG पैटर्न्स होते हैं उसके। मसल बायोप्सीज आप यूजुअली नहीं करोगे। और नाउ मसल अल्ट्रासाउंड भी आपको कुछ ना कुछ यील्ड कर सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसमें 2 नाम बताने हैं, एक नर्व कंडक्शन स्टडीज़ और एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो जो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं वो CIM में क्या होना चाहिए उनको, CIM में नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में जो सेंसरी नर्व के एम्पलीट्यूड्स है ना वो 80% से 100% है, यानी कि नॉर्मल ही ऑलमोस्ट, क्योंकि सेंसरी तो इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, ये आपने नर्व कंडक्शन कर ली। दूसरा आप EMG जब कराओगे तो एम्पलीट्यूड कम होंगे, यानी लो MUPS होंगे। MUPS होते हैं मोटर यूनिट पोटेंशियल्स, ये लो होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन और लो एम्पलीट्यूड के होंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप इसको कंपेयर करोगे विद द CIP, तो CIP में जो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं वो लेस देन 80% होंगे उनके एम्पलीट्यूड, चाहे आप सेंसरी कर रहे हो चाहे मोटर एम्पलीट्यूड्स ले रहे हो। ये जो सेंसरी मोटर एम्पलीट्यूड्स हैं ये 80 से 100% थे CIM में, लेकिन इसमें 80% से कम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्सोनल डीजनरेशन है और नर्व्स की आगे जो प्रोपेगेशन एक्शन पोटेंशियल का वो इफेक्ट हो रहा है। और जब आप EMG करोगे तो EMG में एम्पलीट्यूड का तो मसला नहीं होगा, बट ये होगा कि मोटर यूनिट्स की रिक्रूटमेंट कम हो रही है, बट अदरवाइज एम्पलीट्यूड में कोई मसला नहीं, क्योंकि मायोपैथी के करेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है। सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट द टू। एंड लास्टली, हाउ डू यू मैनेज इट। इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट मैंने भी बताए हैं, अगेन ये
सबसे इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन का पार्ट है, लेकिन अपनी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम से शुरू करना है एज आई स्टेटेड. सो एनीवेज, गोइंग टू द मैनेजमेंट, हाउ डू यू मैनेज इट. तो मैनेजमेंट में आपने सपोर्टिव चीज़ें करनी है. आपने वही फास्ट हैबिट्स करते हैं, खास वीनस थ्रोम्बोसिस को आपने रोकना है, रिहेबिलिटेशन करनी है, सिडेशन को कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, एनएमडीज़ को प्लीज़ यूज़ ना करें, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को, और अर्ली मोबिलाइजेशन की कोशिश करें. न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रखनी, ग्लूकोज 120 से 180, और जो मेन रीज़न है उसको आप ठीक करें. पेशेंट की जो कॉज है उसको एड्रेस करें. प्रिवेंशन की बात हो रही है कि सेप्सिस को एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, हाइपरग्लाइसीमिया अवॉइड करें, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन, अर्ली फिजियोथेरेपी, अर्ली न्यूट्रिशन, अगेन वही सारी चीज़ें. सो दैट्स अबाउट द क्रिटिकल इलनेस, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, एक्वायर्ड वीकनेस.